नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वास्तव में स्वस्थ शरीर ही संसार के समस्त सुखों का आनंद ले सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए तो जीवन एक भार होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन, उचित व्यायाम और खेलकूद की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी और युवा पुरुष के जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिदिन नियम से खेलना चाहिए। नियमित रूप से खेलों में भाग लेने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ, फुर्तीला और चुस्त बना रहता है। खेलते समय जो पसीना बहता है उसके साथ शरीर के भीतर की सारी गंदगी बाहर निकल आती है। खेल से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। इस कहावत से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खिलाड़ी में कुछ गुण अपने आप ही आ जाते हैं, जैसे अनुशासन। खेलते समय खिलाड़ी को कई नियमों का पालन करना पड़ता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। वह हार जीत को सहन करना मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का स्थान सर्वोपरि है। उत्तम स्वास्थ्य अनोखा वरदान है। यह अनमोल पूंजी है। शास्त्रों में निरोगी काया को पहला सुख बताया गया है। सीख लेता है, इसीलिए हार या जीत उसे उद्वेलित नहीं करती। नहीं वह एक हार से निराश होता है, वरन हारते ही पुनः जीतने का संकल्प लेकर तैयारी में जुट जाता है। वह सीख जाता है कि न तो उसकी जीत स्थायी है और न हार। जो आज जीता है वह कल हार भी सकता है। वह मानसिक रूप से सुदृढ़, अनुशासित और संकल्पवान बन जाता है। जीवन की छोटी छोटी बाधाएं उसे विचलित नहीं कर पाती। वह उन्हें भी जीवन रूपी खेल का एक अंग ही मानता है। खिलाड़ी युवक या युवती का मन इधर उधर नहीं भटकता। वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी पूर्ति में जुट जाता है। खेलने से उसका शरीर अच्छी तरह थक जाता है, अतः बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। बिस्तर पर लेटकर वह इधर उधर की उल जुलूल बातें नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक होती है। वह किसी के विनाश अथवा पतन की बात नहीं सोचता, वरन अपनी ही उन्नति के स्वप्नों में खोया रहता है। खेल से मनुष्य में पारस्परिक सहयोग और सौहार्द की भावना पैदा होती है। खेल में कोई व्यक्ति किसी की जाति अथवा धर्म नहीं देखता, वह खेल देखता है। खेल में छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब बराबर हैं। सब आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। खेल से व्यक्ति में बंधुत्व की भावना पैदा होती है। खेल व्यक्ति में साहस, उत्साह और लगन जैसे सद्गुणों का विकास करता है। व्यक्ति अपनी भूलों से सीखता है और उन्हें
दूर करने का प्रयत्न करता है। इससे संकल्प शक्ति का विकास होता है। वह कठिन से कठिन समय में तुरंत निर्णय लेना सीख लेता है। खेल से व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। उसमें आगे बढ़ने और जीतने की इच्छा जागृत हो जाती है। वह जीवन के किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। वह दूसरों से सहयोग लेना और देना सीख जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी शक्ति का अधिकतम उपयोग कर लेता है। विद्यार्थियों के लिए तो खेल परमोपयोगी होते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, वे मानसिक रूप से भी तरोताजा बने रहते हैं। प्रायः ऐसे विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा बात को जल्दी समझ लेते हैं। खेलों से हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, जिससे हर कार्य को करने में हमें अपूर्व आनंद मिलता है। खेल व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करता है। अतः इन्हीं बातों को देखते हुए खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बहुत महत्वपूर्ण है और यह भारत के लंबे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के एक स्वतंत्र गणतंत्र होने का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व 22 जुलाई 1947 को हुई संवैधानिक सभा की बैठक में आया। इस ध्वज ने 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद से भारत गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया और इसमें भगवा, सफेद और हरे रंगों की समान पट्टियां हैं। इसकी चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के मुकाबले 2:3 है। सफेद पट्टी के बीच स्थित चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। भारतीय मानक संस्थान यानी ISI के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चक्र सफेद पट्टी के 75% भाग पर फैला होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारे सबसे सम्मानजनक राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है। इसके निर्माण और इसे फहराने को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। आधिकारिक ध्वज ब्यौरे के अनुसार ध्वज का कपास, सिल्क और वूल को हाथ से काट कर बनाई खादी से बना होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में पंचायतों के अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय साधनों के प्रावधान से अब राज्य सरकारों द्वारा इनका स्थगन नहीं किया जा सकेगा। पंचायत राज व्यवस्था ने यद्यपि देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसर किया है, किंतु फिर भी ग्रामीण जनता द्वारा इन संस्थाओं का सकारात्मक उपयोग बहुत कम किया गया और ये राजनीतिक दलबंदी का या निष्क्रिय पंखे का ढांचा बनकर रह गई। इसलिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को व्यापक अधिकार देकर उनको मजबूत करने का प्रयास किया गया। भारत की आधारभूत बनावट गांव केंद्रित है। गांवों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही एक राजनीतिक व्यवस्था गठित करने का निश्चय किया गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में यह प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें उतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस विकेंद्रीकरण का विचार रखा गया है उसमें भी ठेठ गांव के स्तर पर जनता का शासन जनता द्वारा चलाए जाने की कल्पना है। इसी के फलस्वरूप देश में ग्राम स्तर पर पंचायतें गठित करने का प्रावधान किया गया है। समाप्त।